नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं हमारा विशेष बुलेटिन भारत 87, जिसमें बात होगी अलग अलग राज्यों की खबरों की। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजकीय सम्मान के साथ हुआ जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। हरियाणा हार के बाद कांग्रेस में रार, एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं हार का ठिकरा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई बैठक। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार पर किया मंथन। उमर अब्दुल्ला चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल के नेता। उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। 4 निर्दलीयों ने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की भूख हड़ताल छठे दिन भी रही जारी। ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच बैठक रही विफल। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ममता सरकार खुद को समझ रही है राजा। हिज्ब उत तहरीर पर गृह मंत्रालय ने लगाया बैन। केंद्र सरकार ने घोषित किया आतंकी संगठन। गृह मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बताया एक गंभीर खतरा। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं। रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा ने बुधवार को देर रात मुंबई के ब्रिच कैंट अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में करोड़ों देशवासियों की आंखें नम करके इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। रतन टाटा सादा जीवन और उच्च विचारों के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जिया और अपने काम में उत्कृष्टता की मिसाल पेश की। टाटा समूह के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने न केवल कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि देश और दुनिया में भारतीय उद्योग को भी नया मुकाम दिलाया। देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। उद्योग और व्यापार जगत में दुनिया भर में अपना परचम लहराने वाले रतन टाटा व्यापार के साथ ही साथ ताउम्र सामाजिक सरोकार और सामाजिक कल्याण के कार्यों से जुड़े रहे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, तो वहीं कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की कैश डील में खरीदा। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। 1955 से 1962 तक रतन टाटा ने अमेरिका में रहकर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1962 में रतन टाटा को टाटा समूह की प्रवर्तक कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में नौकरी का प्रस्ताव मिला।
रतन टाटा 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया, जो 2011-12 में कुल $100 बिलियन से अधिक हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। रतन टाटा भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल रहे। भारत सरकार ने 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बाद रतन टाटा ने टाटा स्टील में एक मामूली कर्मचारी की तरह अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशन में लगातार आगे बढ़ते गए। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को नई पहचान दी। 2012 में जब उन्होंने टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा तो इन 21 सालों में टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ चुका था। इनमें से ज्यादातर रेवेन्यू जगुआर, लैंड रोवर व्हीकल और टेटली जैसी पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से हुई। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक विशाल और वैश्विक ब्रांड बनाया। उनके नेतृत्व में समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह स्थापित की। रतन टाटा के कुशल नेतृत्व में टाटा समूह ने साल 2000 में टेटली, 2008 में जगुआर लैंड रोवर और 2007 में कोरस जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया। ये सभी अधिग्रहण भारतीय उद्योग के लिए सहायक बने, क्योंकि टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल हुई। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा ने हमेशा सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उनकी परोपकारिता हर संकट और मुसीबत की घड़ी में देखने को मिली। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का दान दिया। रतन टाटा ने एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया। उनके इस योगदान ने उन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया और उन्होंने एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने रतन टाटा के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। भारत सरकार ने 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अभिनेताओं ने शोक व्यक्त किया। हर किसी का यही मानना है कि देश के उद्योग जगत का सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा का नहीं होना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में बात होगी अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत।
बात करते हैं हरियाणा की। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के साथ बैठक की और उन कारणों पर मंथन किया जिसकी वजह से कांग्रेस ने हरियाणा को हारा। हालांकि इस समीक्षा बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार पर रार कितनी गहरी है। इधर लगातार तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिलने से भाजपा उत्साहित है और नई सरकार के गठन को लेकर पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हरियाणा में मिली हार के कारणों की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी अब एक्शन में है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी को मिली इस बड़ी हार की समीक्षा की गई। इस बैठक में राहुल गांधी, अजय माकन और हरियाणा राज्य के प्रभारी अशोक गहलोत पहुंचे। हालांकि बैठक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान नदारद रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों से अलग से कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व मुलाकात करेगा, जिसे लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, हाल नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे ईवीएम हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए हम लोग, वहाँ जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिएगा। हालांकि परिणाम से पहले जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को हार का मुंह देखने के बाद अपनी हार पच नहीं रही है। नतीजतन कांग्रेस लगातार हार का ठीकरा ईवीएम के सिर पर फोड़ रही है। कांग्रेस ने परिणाम से जुड़ी शिकायतों के बारे में निर्वाचन आयोग को अवगत कराया और इनकी जांच की भी मांग की, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा जी जिम्मेवार हैं। हुड्डा जी ने खुद हरवाए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हरवाए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे। आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे, वो बताएंगे हुड्डा जी ने क्या किया है। वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं। राहुल जी को हरियाणा में, देश में, इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं, जो व्यक्ति देश में नहीं है। दूसरा, बहुत मान इज्जत सत्कार के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी उस बालक की तरह है जो हमेशा इम्तिहान या पेपर में फेल होने के बाद या तो टीचर को, या तो क्वेश्चन पेपर पे हो, या अपने स्कूल पे आरोप लगाता है, पर अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने ही एक विनाश पथ पे चल चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान भाजपा में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पूजा अर्चना की। नई सरकार के गठन और सीएम की नियुक्ति के लिए भाजपा किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी वापस मिलती है या इस रेस में मुख्यमंत्री के खिताब के लिए कोई और नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हार का संस्कार कांग्रेस कैसे करती है, ये कांग्रेस पर ही निर्भर करता है। इधर हरियाणा की अंबाला कैंट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर पाल परी का कहना है कि मुझे चुनाव में हरवाया गया। पार्टी ने साजिश के तहत बागी उम्मीदवार खड़ा कर खुद मुझे हरवाया। उन्होंने कुमारी सैलजा के समय पर नहीं आने को भी चुनाव में हार का कारण बताया। वहीं एक अन्य उम्मीदवार को समर्थन मिलने पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र को बीड़ी गैंग कहा है। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। परविंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके
और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी है, उन्होंने चुनाव हराया गया है। कुमारी शैलजा जी की नाराजगी भी है तो कुमारी शैलजा जी बेहतर बता पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें था कि कुमारी शैलजा जी अगर सही समय पे सही टाइम पे आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया। अब वो शीघ्र ही राजभवन जाएंगे और सरकार गठन के लिए दावा पेश करेंगे। 95 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 4 निर्दलीय सदस्यों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले दम पर 42 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत अख्तियार की। अब सबकी निगाह जम्मू कश्मीर के नए सीएम चेहरे पर है। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इसकी पुष्टि की है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई है। बैठक में सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब कांग्रेस के समर्थन पत्र प्राप्त करने की औपचारिकता बाकी है। जैसे ही वो प्राप्त होगा, राजभवन में जाकर उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उमर साहब लेजिस्लेटिव पार्टी के चेयरमैन बन गए। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने पर नवनिर्वाचित विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने धन्यवाद जताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका समर्थन मिल सके। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। हालांकि ये पहले ही तय था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इसका ऐलान भी कर चुके हैं। केवल गठबंधन की ओर से इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। नई सरकार संभवतः शनिवार या सोमवार को शपथ ले सकती है। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की और 4 निर्दलीय सदस्यों ने समर्थन देने का ऐलान किया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को इस चुनाव में 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अन्य सहयोगी दल सीपीआईएम को 1 सीट हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो चली है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, बैग स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। समर्पण, अनुशासन और देश सेवा के साथ आस्था, आध्यात्म और भक्ति भाव की अनोखी मिसाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवरात्रि साधना। देखिए पीएम मोदी की आत्मशुद्धि और धर्म निष्ठा पर हमारा विशेष कार्यक्रम नवरात्रि व्रत पीएम मोदी की साधना और समर्पण, शुक्रवार 11 अक्टूबर सुबह 10:45 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद भारत 87 बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर को यूएपीए कानून के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित करने की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक हिज़्ब उत तहरीर का मकसद जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंक कर भारत सहित विश्व के अन्य देशों में इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। एचटी भोले भाले युवाओं को भड़काकर आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल कराने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए साजिश कर रहा है। इसके साथ ही हिज़्ब उत तहरीर आतंकी वारदातों के लिए धन जुटाने के अभियान में भी लगा हुआ है। साथ ही यह संगठन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म और ऐप के माध्यम से युवाओं को आतंकी कृत्यों के लिए उकसा रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर एवं इससे संबंधित सभी संगठनों और फ्रंट संगठनों को यूएपीए कानून के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो हिज़्ब उत तहरीर ये संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जिस पर गृह मंत्रालय की तरफ से अब आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। ये संगठन भोले भाले लोगों को अपने षड्यंत्र का शिकार बनाता है। और इधर गृह मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने आज हिज़्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह संगठन आतंक की विभिन्न घटनाओं में शामिल है, जिसमें भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। मोदी सरकार आतंकी ताकतों से सख्ती से निपटकर भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का छठे दिन भी आमरण अनशन जारी है। आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने शनिवार शाम को कोलकाता के डोरिना क्रॉसिंग पर आमरण अनशन शुरू किया था। आंदोलन को लेकर जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि प्रशासन से मौखिक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले के बाद जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया था। राज्य सरकार से मिले आश्वासन के बाद 21 सितंबर को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था। जूनियर डॉक्टर आंदोलन करे, सीनियर डॉक्टर रेजिग्नेशन भी दिए हैं। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई चुकी है, खराब हो चुकी है, पहले से ही खराब थी और भी खराब हो रही है। और सरकार की जो ये एक फेडरल जो मानसिकता है और उसमें वो अपने आप को जमींदार समझ रही है, राजा समझ रही है कि हम पुलिस के लाठी द्वारा आंदोलन को बंद कर देंगे। लेकिन पूरे बंगाल आवाज उठा रही है इस अन्याय के खिलाफ और पुलिस के लाठी इसको बंद नहीं कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस चार्जशीट में सीबीआई ने दिया है कि
एविडेंसेस को मिटाया गया। तो एविडेंसेस अगर नहीं रहेंगे तो सीबीआई हो या एफबीआई हो, कोई कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। वही तो मूल विषय है कि अगर एविडेंस को मिटा दिया गया है तो जो लोगों ने एविडेंस मिटाया है उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। और इसके साथ ही भारत एट 7 खबरें राज्यों की में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।